अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 5 एंड इन दिस लेक्चर वी विल बेसिकली डिस्कस द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो है आप इसको मशरक़ वस्ता भी कह सकते हैं। इन ये जो ममालिक हैं ये बेसिकली हमने इनको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली फर्स्टली मैप शो करूंगा। यू आर लुकिंग द मैप एंड इन दिस मैप द थिंग्स आर वेरी क्लियर कि आपको ये सऊदी अरेबिया नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, इराक है, तुर्की है, और मेनली जो हमने बेसिकली कंट्रीज इसमें स्टडी करने हैं मिडल ईस्ट के पोर्शन में, वो हमने जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, इसराइल, पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान और इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट बेसिकली अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो ये जियोग्राफिकली मिडल ईस्ट के साथ लिंक्ड है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आप जरा मैप पे देखें, थोड़ा सा मैप आपको शो हो रहा है यहाँ पे। तो इजिप्ट जो है बेसिकली दैट्स अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। ये जिधर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ दैट इज इजिप्ट। इजिप्ट बेसिकली पार्ट ऑफ अफ्रीका है, बट इट इज जियोग्राफिकली लिंक्ड विद द मिडल ईस्ट। ये मिडल ईस्ट के साथ लिंक्ड है। ठीक है, सो जो कंट्रीज ऑफ कोर इंपॉर्टेंस हैं उनमें इसराइल है, पैलेस्टीन, सीरिया और लेबनान और इजिप्ट। ठीक है, तो हमने बेसिकली फर्स्टली ये मिडल ईस्ट की इंपॉर्टेंस देखनी है कि व्हाई इज द मिडल ईस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिडल ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये है कि इसमें सिल्क रूट्स और ट्रेड रूट्स काफी हैं। अब ये सिल्क रूट्स और ट्रेड रूट्स क्या होते हैं? बेसिकली इनको कहते हैं कि तिजारत के जो रास्ते हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके पास sorry for the disruption, there was a network issue, and let me address the network issue, then I will again come. So class, we were discussing the importance of the Middle East. तो मैंने आपको बताया कि देर आर सिल्क रूट्स, ट्रेड रूट्स, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं कि इनके पास ऑयल के, इनके पास गैस के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक तो ये कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं बिकॉज दे हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज, और दूसरा ये है कि इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और उसके बाद जो मिडल ईस्ट का पार्ट है ये रिलीजियसली और कल्चरली एक रिच पार्ट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ाहिब जो हैं, आप फॉर एग्जांपल फ़लस्तीन को अगर देखते हैं, तो इसराइल के इलाके को देखते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एक रिलीजियसली काफ़ी ज़्यादा मज़ाहिब आए। ठीक है, ज्यूइश जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं, उनके लिए ये मिडल ईस्ट का इलाका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द होली प्लेसेस जो हैं, डिफरेंट रीजन ऑफ मिडल ईस्ट जो हैं, कि जो बेसिकली मुकद्दस मकामात हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के मिडल ईस्ट के पोर्शन में, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा इज वेरी हॉली प्लेस फॉर द मुस्लिम्स। ये पैलेस्टीन में है, जो प्रेस्टिजियस है किसके लिए? मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों की एक बड़ी मुकद्दस जगह है। चर्च ऑफ नेटिविटी, ये जेरूसलम के करीब चर्च ऑफ नेटिविटी है। जेरूसलम बेसिकली पैलेस्टीन के इलाके में ही का ही एक इलाका है, तो वहाँ पे चर्च ऑफ नेटिविटी है। चर्च बेसिकली किनका होता है? जो ईसाई होते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं, उनकी एक इबादत की जगह है, उसको चर्च कहते हैं। ठीक है, और क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उधर पैदा हुए थे।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है माउंट टेम्पल। माउंट टेम्पल एक जेरूसलम में ही ये भी लोकेटेड है, ठीक है। और ये एक बड़ी मुकद्दस जगह है ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए। वो कहते हैं कि माउंट टेम्पल जो है हमारे लिए बड़ा जो है पिलग्रिम प्लेस है। सो दिस इज द mesh of basically different religions, a mesh of the holy places of different religions। तो आपको पता होना चाहिए कि चर्च ऑफ नेटिविटी, माउंट टेम्पल, मस्जिद अक्सा, ये तीन मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुकद्दस मकामात जो हैं वो मौजूद हैं मिडल ईस्ट में, और किधर हैं, जेरूसलम में। अब उसके बाद मिडल ईस्ट की अगर हम फर्स्टली पैलेस्टीन की बात करें और इसराइल के एरिया की बात करें, तो ज्यूज ये कहते हैं कि ये हमारी लैंड ऑफ देयर एंसेस्टर्स, के हमारे आबाए जो आबाई थे, ठीक है, आबाओ अजदाद थे, ये उनकी जगह थी, उनकी जमीन थी। आपने सुना होगा कि पैलेस्टीन पे बेसिकली अब भी ज्यूज का कब्जा है, और वो नऊज बिल्ला मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। लेकिन इस वजह से वहां पे एक लड़ाई पैलेस्टीन और इसराइल की आपस में रहती है, और इसी वजह से हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते एज अ कंट्री, बिकॉज दे हैव लेड मैनी हार्डशिप्स ऑन द पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स। तो इसराइल में बेसिकली था क्या कि एक सिनाई पेनिनसुला था, डेजर्ट था, टू विच दे वर बॉट बाय हजरत मूसा, ठीक है। अब उसके बाद ये सिनाई पेनिनसुला या डेजर्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हजरत मूसा जो है इनको ले आए, ठीक है। हजरत ईसा जो है, फिर उसके बाद हजरत ईसा आए और ज्यूज ने क्या किया, एक कॉन्स्पायरेसी स्टार्ट कर दी, जो साजिश स्टार्ट कर दी। और वहां पे उस वक्त एक रोमन एम्पायर थी, उस इलाके में रोमन गवर्नमेंट थी। और जो बेसिकली ज्यूज जो थे, यहूदी जो थे, उन्होंने बेसिकली क्रिश्चियंस के खिलाफ एक कॉन्स्पायरेसी स्टार्ट की थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ एक कॉन्स्पायरेसी स्टार्ट की थी। और ज्यूज ने उस टाइम के जो रूलर थे, जिनका नाम पिलट था, उनको इस बात से कन्विंस कर लिया कि वो इनको क्रूसीफाई कर दें, खत्म कर दें। लेकिन हुआ क्या कि आफ्टर इन सेकंड सेंचुरी में, जिसको हम 2 BC कहते हैं, ठीक है, रोमन एम्पायर जो है उसने ज्यूज को एक्सपेल कर दिया। उन्होंने उनकी कंस्पायरेसी देखी या कोई भी जो इश्यूज हुए उनकी वजह से उन्होंने उनको, रोमन एम्पायर ने क्या कर दिया, ज्यूज को सिनाई पेनिनसुला के इलाके से एक्सपेल कर दिया। सो आपने एक जो सिनेरियो बिल्ड करना है कि देयर इज अ सिनाई पेनिनसुला इन द इजराइल एरिया, ठीक है। तो वहां पे हजरत मूसा की ये बेसिकली यहूद जो है ये कौम थी, ठीक है। इधर हजरत मूसा आए थे, इस कौम की तरफ आए थे। सो इस बेसिकली सिनाई पेनिनसुला पे ये लोकेट हैं। वहां पे हजरत ईसा जब उस इलाके में आए, तो ज्यूज ने उनके खिलाफ साजिश स्टार्ट कर दी, और रोमन एम्पायर जो था, उस टाइम का पिलत नाम था, उसको कन्विंस किया कि इनको क्रूसीफाई कर दो। लेकिन उसी रोमन एम्पायर ने क्या किया कि सेकंड सेंचुरी में ज्यूज को एक्सपेल कर दिया। अब उसके बाद जब रोमन एम्पायर खत्म होती है, रोमन एम्पायर वहां से एंड होती है, तो क्रिश्चियंस बेसिकली बड़ा ग्रो अप कर गए थे वहां। तो क्रिश्चियन रोमन एम्पायर स्टार्ट होती है, ठीक है, उस रोमन कोर एरिया पे। क्रिश्चियन एम्पायर को, वो ईसाइयों की जो एम्पायर थी, ईसाइयों की जो सल्तनत थी, उसको बाइजेंटियम एम्पायर भी कहा जाता है, ठीक है। सो रोमन एम्पायर के बाद क्रिश्चियन रोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ, जिसको बाइजेंटियम एम्पायर भी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जब इस्लाम आया, तो मुसलमानों ने जेरूसलम का एरिया कैप्चर कर लिया, और उस वक्त जो रूलर्स थे वो क्रिश्चियंस थे, ईसाई थे। ईसाइयों से वो ले लिया इलाका। Ruler of that time had a desire to give his empire to the leader of Muslims at that time। जो उस वक्त का क्रिश्चियंस का रूलर था, उस वक्त का उनका जो रूलर था, उसकी ये डिजायर थी कि वो अपनी जो सल्तनत की चाबियां हैं या सल्तनत जो है वो डायरेक्टली मुसलमानों के लीडर को देगा, मुसलमानों के दूसरे लोगों को नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों ने ये फतह कर लिया था। तो हजरत उमर जो हैं वो ऊंट पे आए,
विद अ स्लेव, एक उनका गुलाम था, एक ऊंट था, ऊंट पे हजरत उमर बैठे थे, ठीक है। देन द रूलिंग ऑफ दैट एरिया वाज गिवन टू मुस्लिम, और ये जो उस एरिया की रूलिंग है, सल्तनत है, मुसलमानों को दे दी गई, जिसको हम पैलेस्टीन कहते हैं। In symmetry, if we state that the ruling in the Middle East, then firstly the rulers were Romans. अब मैं आपको एक साइमेट्री में अगर थोड़ा सा बता दूं तरतीब से कि वहां पे कौन कौन से रूलर्स थे। पहले थे रोमन्स, जिन्होंने एक्सपेल किया था ज्यूज को, यहूदियों को। फिर क्रिश्चियन आए, उसके बाद अरब्स ने इसको कनकर कर लिया, इस एरिया को फतह कर लिया। और उसके बाद शॉर्ट टाइम के लिए सीडार्स आए, जो सलेबी जंगें लड़के आए थी, आपको नाम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ममलूक्स आए, उसके बाद ऑटोमेंस आए, ये तुर्किश एम्पायर जिसको हम कहते हैं। ऑटोमेंस बेसिकली तुर्की से इनका ताल्लुक है। एट दैट टाइम इट वाज अ मुस्लिम एस्टेब्लिश्ड एरिया, बट देन द एरिया केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ज्यूज। ऑटोमेंस के बाद ये सारे बेसिकली ममलूक से मुसलमान हैं, ऑटोमेंस भी मुसलमान हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एक मुस्लिम एस्टेब्लिश्ड एरिया जब बन चुका था, उसके बाद क्या हुआ कि ये एरिया अगेन चला गया यहूदियों के पास, जिनको यहां से निकाला गया था, ठीक है। सो आपको एक साइमेट्री में पता होना चाहिए कि कौन कब आया, कैसे आया। सो नेक्स्ट अगर हम चलें, हाउ ज्यूज केम बैक, ठीक है। तो हमने बस ये देखना है कि ज्यूज, यहूदी जो हैं, ये इधर वापस किस तरह आ गए। इनको तो रोमन एम्पायर ने निकाल दिया था। हुआ क्या कि ज्यूज स्कैटर हो गए, बिखर गए, जब इनको रोमन एम्पायर ने एक्सपेल कर दिया। लेकिन ये किधर बिखरे, इन्होंने यूरोप के इलाके में अपना कंसंट्रेशन जो है, ज्यादा जो लोग हैं इनके, वो यूरोप में चले गए। वहां पे ये ऑलमोस्ट 2000 साल तक एक अकलियती कौम के तौर पर रहे। अकलियत कौम वो होती है जो थोड़ी तादाद में होती है, और ये मनी लैंडर्स थे। वहां पे इन्होंने अपने आप को इतना ग्रो किया कि मनी लैंडर्स बन गए, कि लोगों को रकम देते थे सूद पे, कर्जे पे। मतलब किसी को कर्जा देना तो सूद पे, किसी को 1 रुपया दिया तो उसके बदले 2 रुपए कल लेने। तो इस वजह से इनका जो इकोनॉमी पे होल्ड है, उस मुल्क की मैशत, यूरोप की जो मैशत है, उस पे होल्ड बड़ा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मनी लेंडर्स थे, इनके पास रकम ज्यादा थी, और इनके पास ज्यादा पैसा होने की वजह से इकोनॉमी पे इनका होल्ड स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि यूरोप में ही ज्यूज को एक मारने का सिलसिला शुरू हुआ, परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ। When they used to pass from Christian, they usually were patted by Christian, not metaphorically but practically. तो बेसिकली वहां पे क्रिश्चियंस का वहां पे भी गलबा था, यूरोप में भी। तो जब ये क्रिश्चियंस के सामने से गुजरते, तो क्रिश्चियन इन पे प्रैक्टिकली स्पैट करते, थूकते इन पे। क्यों थूकते थे? क्योंकि मनी लैंडर्स थे, ये सूद पे रकम देते थे, इसलिए क्रिश्चियन इनसे नफरत करते थे। उसके बाद क्या होता है कि after 1857, particularly Russia and Poland from the ghettos started to beat and expel the Jews. रशिया और पोलैंड ने क्या किया? रशिया पहले यूरोप का एक फेडरेशन का इलाका था, उसका बेसिकली कंट्री था। तो बेसिकली 1857 के बाद रशिया और पोलैंड ने अपने इलाकों से इनको मार के निकाला, कि ये इकोनॉमी पे होल्ड स्ट्रांग करते जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि जूस ने, जितनी भी दुनिया में जितने भी जूस थे, उन्होंने जब देखा कि हमें तो मार के निकाला जा रहा है हर कंट्री से, तो उन्होंने इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हमारी एक प्रोमिनेंट स्टेट होनी चाहिए। और प्रोमिनेंट स्टेट का मतलब यह है कि एक हमारा आजाद मुल्क होना चाहिए। जो सम ऑफ द जूस हैं, कुछ जो यहूदी हैं जिनको वहां से एक्सपेल किया गया था, वो अपने दोबारा पैलेस्टीन के एरिया में चले गए, प्लेस ऑफ पैलेस्टीन में चले गए, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली जब जूस एक्सपेल हुए, तो वो अपने कुछ जो है वो एंसेस्टर्स की जगह पे चले गए।
एक बेसिकली इनकी एक वेलिंग हॉल के नाम से एक इनकी हॉली प्लेस है, जहाँ पे ये अपने आप को बीट करते हैं और अपनी डिजायर्स हासिल करते हैं। मतलब इनका एक अकीदा है कि अगर हम यहाँ पे अपने आप को मारेंगे तो हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करा सकते हैं। ये भी जेरूसलम में मौजूद है। वेलिंग वॉल, ये आपको बस पता होना चाहिए, इज द हॉली प्लेस वेयर दे यूज्ड टू बीट देमसेल्व्स एंड ट्राई टू गेट देयर डिजायर्स। ये भी जेरूसलम में मौजूद है। सो आपको इसकी सारी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में एक स्टोरी फॉर्म में बिल्ड हो जाए चीज। द थिएटर हेर्जल इनका एक लीडर बना। जब ये इन्होंने एक सोचा कि हमारी एक प्रोमिनेंट प्लेस होनी चाहिए, तो एक थिएटर हेर्जल के नाम से एक लीडर बना जिसने इनको ऑर्गेनाइज किया और एक नाम एक नॉवल लिखा जिसका नाम था ज़ायनिज्म। ज़ायनिज्म। सो जब ये बिखरे हुए थे तो एक बंदे ने इनको इकट्ठा किया कि हम अपनी एक प्रोमिनेंट स्टेट लेते हैं, और उसका नाम था थिएटर हेर्जल। तो बेसिकली उसने एक नावल लिखा, उसका नाम था ज़ायनिज्म। फिर 1896 में एक वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस बनी। एक इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहते हैं वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस। इसका बेसिकली एक एनुअल मीटिंग होती थी, सालाना मीटिंग होती थी, और उसका मकसद एक ही होता था कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट किस तरह ले सकते हैं। फिर इनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, इन्होंने उस अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स जमा करने स्टार्ट कर दिए तमाम यहूदियों से, और इसको कहते थे ज़ायनिस्ट फंड। और फिर इन्होंने यही डिसाइड किया कि हम अपने एंसेस्टर्स की जगह पे जाएंगे, जिसको पेनिनशुला कहते हैं, डेजर्ट स्नाई पेनिनशुला या स्नाई डेजर्ट कहते हैं, उधर जाएंगे। इन्होंने वहां पे ऑटोमन एम्पायर चल रही थी, मैंने आपको बताया कि टर्क्स की एम्पायर चल रही थी उस जगह पे। तो इन्होंने क्या किया कि टर्क से जमीन खरीदना वहां पे शुरू कर दी, जो इनकी जो उधर की जगह थी वो खरीदना स्टार्ट कर दी। In seventh meeting of the World Zionist Organization, the Jews of Russia denied to accept the proposal of Uganda, and they said they will take the land of ancestor, which is Palestine. Basically, एक सेवंथ मीटिंग हुई जो एक वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें जो रशिया के ज्यूज थे, रशिया के यहूदी थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि हमें, उनको बेसिकली एक प्रपोजल दी गई थी कि आप युगांडा में चले जाएं, हम आपको युगांडा को जो एक इलाका है, अफ्रीका जो इलाका है, उसमें एक ये जो युगांडा कंट्री है ये आपको इंडिपेंडेंट दे देते हैं। लेकिन उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपने एंसेस्टर्स की जगह पे जाएं, जो हमारी पैलेस्टीन का इलाका है उस जगह पे जाएं। सो इनको निकाला तो रोमन एम्पायर ने था, मजालम इन पे क्रिश्चियंस ने किए, लेकिन ये अब जुल्म उस्मानों पे कर रहे। In 1914, World War I, Jews compromised to help Britain in war with money for the sake of Palestine. वर्ल्ड वॉर वन में जूस ने बरतानिया की हेल्प की 1914 में अपनी रकम से, ताकि इनको पैलेस्टीन मिल जाए। वाइल ब्रिटेन गवर्नमेंट आल्सो नीडेड द हेल्प ऑफ अरब्स, तो बरतानिया की गवर्नमेंट को अरब की भी इमदाद की जरूरत थी। They said to Arab if they will help to them to expel Turk Ottoman Empire. तो बेसिकली जो अरब्स को इन्होंने कहा कि बेसिकली जो ऑटोमन एम्पायर आई हुई है इधर इस इलाके में, अगर आप हमारी हेल्प करेंगे इस वॉर में, तो हम आपकी हेल्प करेंगे उन टर्क्स ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने में। Then they will be given all the countries which are under the influence of Turks, which include Palestine, Syria, Lebanon, Jordan, Iraq. और अरब से इन्होंने ये कहा, क्योंकि अरब्स के पास पहले ये इलाका था, फिर ममलूक्स के पास आया, फिर ये टर्क्स के पास आ गया, थे वो भी मुसलमान, लेकिन अरब्स को इन्होंने लालच दिया कि आप हमारी इस वर्ल्ड वॉर में हेल्प करो, हम आपको तुर्कियों से ये इलाका लेके देंगे और आपके पास ये सारे इलाके चले जाएंगे और आप इसका नाम ग्रेटर सीरिया रख लेना। लेकिन 1917 में जब ये वार ऑलमोस्ट एंड होने के करीब थी, 1919 तक ये वार रही, लेकिन 14 में स्टार्ट हुई, तो एक बेलफोर्ड डिक्लेरेशन आई। ये बेसिकली
बेल्फोर कौन था? ये बर्तानिया का मिनिस्टर ऑफ स्टेट था। उसने कहा कि एक दबे अल्फाज में उसने कहा कि पैलेस्टीन का जो इलाका है वो ज्यूज को दे दिया जाएगा। लेकिन 1918 में जब विक्ट्री फाइनल हो रही थी, बर्तानिया विन कर रहा है बैटल को, तो बेसिकली ये एरिया बर्तानिया और फ्रांस ने खुद ले लिया। उन्होंने कहा कि हम टर्क से ले रहे हैं एरिया खुद, ठीक है। After World War One, when the all of control was of Britain, the Jews started to migrate to Middle East from European countries, and this was very risky for Arab youth, and they reacted, but all in faith. हालांकि वो अरब के साथ मुआहदा कर चुके थे कि आप हमारी हेल्प करें, हम टर्किश एम्पायर को खत्म कर देंगे वहां से, बट उन्होंने ये सारी चीज को पसे पुष्ट रखते हुए क्या किया कि उन्होंने खुद उस पे जगह पे कब्जा कर लिया और वहां पे ज्यूज ने आना स्टार्ट कर दिया। अरब यूथ ने इसको रिस्की करार दिया और कहा कि हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो सारा उनके रिएक्शन का कोई जो है फायदा ना हुआ। In 1930 when Hitler rose in Germany, he started to talk against Jews. 1930 में जब हिटलर जर्मनी में जो है उसने राइज अप किया, तो उसने ज्यूज के खिलाफ बात करना स्टार्ट की। Nazi's election manifesto was to expel Jews because he always recognized Jews as foreigners. वहां पे इलेक्शंस होने थे, तो नाजीज का एजेंडा मैनिफेस्टो ये था, उनका बेसिकली वोट लेने का एक जो आप स्लोगन कह सकते हैं, वो ये था कि हम अपने इलाके से ज्यूज को एक्सपेल करेंगे। तो वो कहते थे कि जर्मनी में सिर्फ आर्यंस रह सकते हैं और ज्यूज ये बाहर से आए हैं, इनको हम फॉरेनर्स कहते हैं, हम अपने मुल्क का हिस्सा नहीं बना सकते। लेकिन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार टू, जब वर्ल्ड वार टू 1939 में स्टार्ट होती है, हिटलर ने पोलैंड और ईस्ट यूरोप का एरिया जो है उस वक्त कब्जा कर लिया था, ठीक है, जहां पे ज्यूज का नंबर ज्यादा था। ईस्ट यूरोप में और पोलैंड में ज्यूज का नंबर ज्यादा था। हिटलर ने ज्यूज पे ये इल्जाम लगाया कि ये अपने हाथ में सारी मैशत रखते हैं, इकोनॉमी रखते हैं, और जिसकी वजह से सारे जर्मनी को इकोनॉमिकली सफर करना पड़ता है, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। सो ये इल्जाम लगाते हुए हिटलर ने क्या किया कि हिटलर ने ज्यूज को कहा कि ये ट्रेटर्स हैं, ये गद्दार हैं, और उसने क्या किया, ट्रांसफर्ड फंड्स टू ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर वन विच रिजल्ट इन डिफीट ऑफ अस। क्योंकि जर्मनी की उसमें वर्ल्ड वॉर वन में डिफीट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने पैसे बर्तानिया को दिए थे और वाकई ही दिए थे, और जिसकी वजह से हमारी डिफीट हुई। उसने क्या किया, उसने ज्यूज को मारना शुरू कर दिया। उसने गैस चैम्बर्स बनाए और उन गैस चैम्बर्स में 60 लाख जो यहूदी है उनको मेल्ट कर दिया। इसको कहते हैं होलोकॉस्ट। इस मेल्टिंग ऑफ ज्यूज को क्या कहते हैं, होलोकॉस्ट कहते हैं। तो ईरान का जो प्रेसिडेंट था, अहमद दांजिया नाम था उसका, वो कहा करता था कि Jews persecutions were made by European Christ, not by us, then why are we paid for it? उसकी बात ठीक थी कि क्रिश्चियंस ने इन पे जुर्म किए, हमने नहीं किए, तो हमें क्यों इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। क्रिश्चियंस ने होलोकॉस्ट जिनोसाइड किया था ना, दे शुड गिव देम स्पेस इन यूरोप, नॉट टू फोर्स मुस्लिम टू गिव देम स्पेस। हालांकि मुसलमानों का इलाका था पैलेस्टीन, तो जब क्रिश्चियन ने उन पर जुल्म किए थे तो उनको चाहिए था, अगर जुल्म किए हैं आप लोगों ने, आपको उसका एहसास हो गया है, तो आपको चाहिए कि अपने यूरोप में से कोई कॉन्टिनेंट में से कोई मुल्क उनको दे दें। लेकिन आफ्टर होलोकॉस्ट क्या हुआ, ज्यूज ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया पैलेस्टीन की तरफ, और उनको बर्तानिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सॉरी, बर्तानिया को उन्होंने वर्ल्ड वार टू में सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया विद देयर मनी। Britain also wanted America to support them, and US had a great hold in foreign policy of America. Despite that, Britain made an agreement with Arabians on white paper that they will not send Jews to Palestine. हालांकि बर्तानिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि अरब के साथ एक एग्रीमेंट कर चुका था व्हाइट पेपर पे कि वो पैलेस्टीन नहीं भेजेगा ज्यूज को। बट डिस्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट, आफ्टर वर्ल्ड वार टू ज्यूज फ्लडेड टू माइग्रेट पैलेस्टीन। वर्ल्ड वार टू जब एंड होती है तो ज्यूज सारे पैलेस्टीन माइग्रेट कर जाते हैं।
इनके दो लीडर्स जो हैं, एक डेविड बिन गोरियान, एक लेवी एशकोल, ये पहले इजराइल में मौजूद थे। ये यूरोप और रशिया से आए थे और ये क्या बन गए, डेविड बिन गोरियान पहला प्रेसिडेंट बन गया और लेवी एशकोल जो है वो पहला प्राइम मिनिस्टर बन गया। जूस को ये इलाका सारा दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह जूस जो हैं दोबारा इस जगह पे आए। तो 15 मई 1948 को बरतानिया ने ये अनाउंस किया कि हम पैलेस्टीन से जा रहे हैं और डेविड बिन गोरियान जो है उसने कहा कि लैंड ऑफ जायन इसराइल हैज कम टू बी, कि इस जगह पे अब इसराइल इसका नाम होगा और इसको लैंड ऑफ जायन कहा जाएगा। क्योंकि जायनिस्ट हेर्जल, मैंने आपको बताया था कि जो हेर्जल है उसने एक नावल लिखा था जायनिस्ट पे, ठीक है। सो लैंड ऑफ जायन जो है वो कहा जाएगा इसको, इसराइल। सो इस तरह ये वापस आए। तो आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी मैंने बताई है, थोड़ी सी एक्सप्लेन करने में जाहिर है टाइम लगता है और हमारा काफ़ी टाइम जो है इसी बात में आज चला गया है। वी मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट आवर लेक्चर, बट हम थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। एक जॉर्डन में एक रिवर है जिसका नाम है, मिडल ईस्ट में एक रिवर है जिसको जॉर्डन रिवर कहते हैं। बेसिकली जॉर्डन भी इलाका मिडल ईस्ट का है। तो ये मिडल ईस्ट में एक वाइड रिवर है जो मिडल ईस्ट को इरिगेट करता है, सैराब करता है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में कोई रिवर नहीं। ये गोलान हाइट से ओरिजिनेट होता है, डेड सी तक में ड्रेन करता है, डेड सी में जाके गिरता है। और ये बेसिकली जॉर्डन कंट्री है जिससे ओरिजिनेट मतलब गुजर रहा है, तो इसलिए इसको जॉर्डन रिवर कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मिडल ईस्ट में एक ही रिवर है जिसको जॉर्डन रिवर कहते हैं और ये गोलान हाइट से निकलता है, पहाड़ी सिलसिला है गोलान हाइट्स, और ये डेड सी में जाके गिरता है। गोलान माउंटेन्स आर इन सीरिया, along with Syria, Lebanon is present. गोलान हाइट्स माउंटेन्स जो हैं ये सीरिया के इलाके में हैं और सीरिया के साथ ही लेबनान, एक ये भी मुल्क है मिडल ईस्ट का, ये मौजूद है। जॉर्डन के दो बैंक्स हैं, रिवर के दो बेसिकली किनारे आप कह सकते हैं। एक को ईस्ट बैंक कहते हैं, एक को वेस्ट बैंक कहते हैं। ईस्ट बैंक पे जॉर्डन मौजूद है एज अ कंट्री और वेस्ट बैंक पे इजराइल मौजूद है जिसको लैंड ऑफ जायंस कहते हैं। वेस्ट बैंक पे इजराइल मौजूद है, ईस्ट बैंक पे जॉर्डन मौजूद है। देन कम्स द साउथ वेस्ट टू इजराइल, देयर इज इजिप्ट। अगर हम इजराइल से साउथ वेस्ट देखें, जनूब मगरब की तरफ देखें, तो इजिप्ट मौजूद है जिसको मिस्र कहते हैं। और बेसिकली वहां पे एक कैनाल है जिसको स्विस कैनाल कहते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। और जो रेड सी और इजराइल को गल्फ ऑफ अकबा के जरिए कनेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली स्विस कैनाल जो है रेड सी को और गल्फ ऑफ अकबा को जो है मिला रही है, ठीक है। रेड सी और इजराइल के साथ कनेक्ट कर रही है थ्रू गल्फ ऑफ अकबा। गल्फ ऑफ अकबा, गल्फ बेसिकली जो गल्फ ऑफ अकबा है उसके जरिए से रेड सी और इजराइल को कनेक्ट कर रही है। इंशाल्लाह ये जो चीजें हैं ये मैं आपको कल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी सही कि मैप पे ये कैसे नजर आती है, लेकिन आज हम थियोरेटिकली इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। In 1947, UNO passed a resolution to split Palestine into two states. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन पास की, करारदाद पास की 1947 में कि पैलेस्टीन को दो स्टेट्स में तकसीम कर दिया जाए। एक को जय स्टेट कहा जाए जिसमें 55% एरिया है और दूसरा पैलेस्टीनियन स्टेट कहा जाए जिसमें 45% एरिया है। लेकिन अरब्स ने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां मुसलमान भी रहते थे। तो इन्होंने कहा कि यूएनओ ने कहा कि जो स्टेट अलहदा कर देते हैं, फलस्तीनियन स्टेट अलहदा कर देते हैं। बट जो इशू है वो वहां पे वहीं पे रहा क्योंकि मुसलमान वहां पे ज्यादा थे, तो ये एक डिवीजन सही नहीं थी। In 1948, on 14 May, Israel came into being. It is also rebranded by the name of Nakba. और उस
इसको नेम ऑफ नकबा भी कहा जाता है, ठीक है, नकबा भी कहा जाता है। और उसके बाद इसराइल और अरब कंट्रीज की वार स्टार्ट हुई, क्योंकि अरब कंट्रीज नहीं चाहते थे कि इसराइल में ये जो पैलेस्टीन है इसमें ज़ायनिस्ट आए, जो यहूदी हैं वो, ठीक है। Then in 1967 another war started with Israel and Arab countries. It ended in 6 days. एक 1967 में ये पहले तो वार हुई जब ये इसराइल बना, उसके बाद वार स्टार्ट होती है। सॉरी, नेटवर्क एरर कर जाता है, बार बार नेटवर्क एरर कर रहा है, बट वी विल अगेन, बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। तो 1967 में एक और वार स्टार्ट हुई बिटवीन इजराइल अरब कंट्रीज, और ये 6 दिनों में एंड हुई। लेकिन इस वार से पहले एक स्विस कैनाल क्राइसिस आया। वो क्राइसिस क्या है? एक कैनाल इजिप्ट में मिस्र ने स्टार्ट की डिग करना 1859 में, और ये एंड हुई 1869 में। ये बेसिकली यूरोप और एशिया को मिलाने का एक शॉर्टेस्ट रूट था, लेकिन इसको ज्यादातर कंट्रोल कौन कर रहा था? बर्तानिया कंट्रोल कर रहा था और फ्रांस कंट्रोल कर रहा था। बेसिकली उस वक्त जो हेड ऑफ इजिप्ट था मिस्र, उसका नाम था जमाल अब्दुल नासिर। उसने क्या किया कि उसने नील का जो रिवर है, मैंने आपको पढ़ाया है शायद पहले, उस पे हाई अस्वन डैम बनाना स्टार्ट किया। लेकिन अमेरिका को ये बात पसंद ना आई, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं बनने देंगे। उन्होंने अपनी सपोर्ट जो इजिप्ट को वो दे रहे थे वो उससे हाथ उठा लिया। लेकिन स्विस कैनाल ब्रिटानिया और फ्रांस ने क्योंकि बनाई थी, ज्यादा कंट्रोल वो कर रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने अनाउंस किया कि मैं स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर रहा हूँ, कि अपने लोगों को दे रहा हूँ, इसमें अब बर्तानिया और फ्रांस का कोई हिस्सा नहीं है। इस पे बर्तानिया और फ्रांस ने वार अनाउंस कर दी इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ। उसके बाद जब इजिप्ट नेशनलाइज हुआ स्विस कैनाल, इजिप्ट ने नेशनलाइज की जमाल अब्दुल नासिर ने, ब्रिटिश और फ्रांस ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्विस कैनाल पे हमला कर दिया 1958 में। इन दैट टाइम इजराइल वाज अटैकिंग इजिप्ट, और उसी वक्त ही इजराइल जो था वो भी इजिप्ट पे हमला कर रहा था, और जॉर्डन। बेसिकली ये अटैक्स इसलिए थी कि पैलेस्टीनियन गोरिल्लास जो थे, मुसलमानों की एक गोरिल्लास थे, कि वो स्टॉप करें इजराइल पे अटैक करना। इस वजह से, इस अटैक की वजह से काफी जो फौजी हैं इजिप्ट के, उनकी डेथ हुई। लेकिन उस वक्त इजिप्ट जो था ये यूएसएसआर का अलाय था। अलाय, यूएसएसआर किसको कहते हैं? आपको शायद पहले भी बताया है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको आज रशिया कहते हैं, ये पहले एक मुत्तहिदा था, इसको यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर ने वार्न किया ब्रिटेन और फ्रांस को कि अगर बर्तानिया और फ्रांस जो हैं इजिप्ट पे हमला करना बंद नहीं करेंगे, तो यूएसएसआर क्या यूज करेगा? रॉकेट यूज करेगा और उनके कैपिटल्स पे फायर करेगा। और इसके बाद, इस थ्रेट के बाद, दोनों कंट्रीज ने अपने जो विड्रॉ कर ली फोर्सेस, ठीक है, और जमाल अब्दुल नासिर को मोरल विक्ट्री मिल गई। और फिर उसने क्या किया कि उसने गल्फ ऑफ अकबा जो है उसको ब्लॉक कर लिया, और गल्फ ऑफ अकबा को ब्लॉक करने के बाद एक रेस्टलेसनेस जो है वाशिंगटन और लंदन में पाई गई, यूरोप और अमेरिका में पाई गई, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ये बात पसंद ना आई कि गल्फ ऑफ अकबा को क्यों ब्लॉक किया है, क्योंकि वो इजराइल से जो कम्युनिकेट करते थे वो किससे? गल्फ ऑफ अकबा के जरिए से कम्युनिकेट करते थे। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और इसके ही आपका कल टेस्ट होगा 23 स्लाइड्स का।